अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर आज जो मेरा लेक्चर था वो था जॉइंट पेन के मतलब, जो कि लाइव तो नहीं हो सका, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो चीज़ें वहां पर शेयर की गई हैं वो मुख्तसर यहाँ पर भी कुछ शेयरिंग कर दी जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो टाइम उनके अंदर काफ़ी दरकार होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने एक पुड़िया दी और जादू हो गया और सारे जो मामलात हैं वो ठीक हो गए, यानी कि सब हरा ही हरा हो गया। हर प्रॉब्लम के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब देखें एलोपैथिक सिस्टम के अंदर देखें कि जॉइंट पेन में जो पेशेंट है वो अक्सर पेन किलर मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं। बहुत कम देखा गया है कि जनाब उनकी अद्वियात से जान छूटती है, बल्कि एक से बढ़कर फिर दो इससे ज़ायद हो गई हैं और इसके बावजूद प्रॉब्लम रुकने का नाम नहीं लेता है। और चूँकि जब जॉइंट का मामला आता है तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि प्रॉब्लम की डेप्थ क्या है, उसमें कौन कौन से हिस्से जो है मुतासर हुए हैं, या उसकी आप समझ लें कि कंडीशन वो कौन सी है, उसका लेवल क्या है, उसकी काज को देखना पड़ेगा कि क्या उसके ख़ानदान के अंदर ये जोड़ों के प्रॉब्लम का रुझान तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा मामला आ रहा है तो सबसे पहले हमें उस टेंडेंसी को रोकने वाली अद्वियात का इंतखाब करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोगों में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो हमें ना सिर्फ अद्वियात के साथ साथ जो उसकी सपोर्टिव खुराक होती है उसको भी मैनेज करना पड़ता है। जो ऐसी खुराकें ख़ास तौर पर जो सब्ज़ पत्तों वाली होती हैं उनका भी मना किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में जो पेप्सी, कोक वगैरह जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, या बड़ा गोश्त, तो उन चीज़ों से भी उसे परहेज़ का कहा जाता है। और उसके बाद कि उसकी जो इम्यून सिस्टम है, उसका एनर्जी लेवल है, ये सबसे ज़्यादा अहम होता है कि वो एनर्जी लेवल जो उसका है वो कैसा है। अगर एक शख्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या एज के उस हिस्से में है जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव लेवल की चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, यानी कि जॉइंट के अंदर डिस्ट्रक्शन आनी शुरू हो गई है, जॉइंट जो होते हैं उनकी जो कुदरती शक्ल है वो बदवज़ा होना शुरू हो गई है, उनके अंदर ख़राबियाँ आ गई हैं, या उसकी कार्टिलेज बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है, उसके अंदर सोजिश के साथ साथ वहाँ पर और तब्दीलियाँ भी आ गई हैं, या हड्डियों के अंदर जो है वो बहुत डिस्ट्रक्शन लेवल शुरू हो चुका है, तो फिर वहाँ पर हमें पेशेंट को सिर्फ़ और सिर्फ ये कह देना कि भाई आपको एक खुराक देंगे तो सब जादू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होम्योपैथी के अंदर कोई जादू नहीं है। देयर इज़ नो मैजिक इन होम्योपैथिक। जब अद्वियात अपने क्राइटेरिया पर आती हैं, जब अद्वियात अपनी मखसूस अलामात पर आती हैं, तो वो बड़ा अच्छा वर्क करती हैं। और बाज़ औक़ात देखा गया है कि एक दवा के बाद दूसरी दवा की स्पेस होती है, तो इसीलिए आप देखें कि हर अद्वियात के पीछे जो ख़त्म होती है जब दवा, तो वहाँ पर आपको एक नोट्स मिलता है कि भाई कौन कौन सी अद्वियात जो हैं ये इसके असर को ज़ाइल कर देती हैं, कौन सी अद्वियात इसके बाद अच्छा वर्क करती हैं, कौन सी अद्वियात इससे पहले या इसकी सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं। तो उनका एक मकसद है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप प्रॉब्लम को समझते हैं और अपने पेशेंट को मोटिवेशन दे देते हैं कि भाई आपका ये प्रॉब्लम इस लेवल पर है, तो आपको इतनी देर तक जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस दवा के इस्तेमाल के साथ साथ आपको मुख्तलिफ जो भी डॉक्टर चीज़ों से मना करेगा आपको उसके साथ उनका परहेज़ करना पड़ेगा, या आपको आपकी जो एक्टिविटी है रोज़मर्रा की उसके अंदर कमी लाना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट के लिए बड़ी ज़रूरी अहमियत रखती हैं ताकि उसका जो प्रॉब्लम है वो बेहतर हो सके। और अगर वो परहेज़ ही नहीं करता है, वो सारी चीज़ों को अपनी खुराक के अंदर वो तब्दीलियाँ नहीं लाता जो डॉक्टर कहता है या जो उसके लिए नुकसानदेह हैं, तो फिर कह देना कि जनाब सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमने दवा दे दी है तो सब हरा ही हरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। या ये कह देना कि भाई हम तो होम्योपैथिक ने तो हमें आराम नहीं दिया है, तो वो कि आप दूसरे सिस्टम में देख लें कि वो एलोपैथिक में मेडिसिन खाते रहते हैं और काम चलता रहता है, यानी कि वक्ती मैनेजमेंट वाला है कि पूरी ज़िंदगी वो पेन किलर खाते रहते हैं और फिर उसके साथ जो होते हैं और प्रॉब्लम, यानी कि
ओवर यूज़ की वजह से एलोपैथिक सिस्टम में बहुत सारे जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो सामने आते हैं, ख़ास तौर पर स्टमक का डिसऑर्डर होना, उसका अल्सर हो जाना। तो कम से कम हमारे सिस्टम के अंदर ये जो बाद में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला सामना मरीज़ को नहीं करना पड़ता है। अगर उसको मुकम्मल शिफा नहीं भी हो रही है तो कम से कम ऐसा तो कि उसका जो प्रॉब्लम होता है वो रुक जाता है, उससे उसको जो है वो रिलीफ मिलता है, उसकी अच्छी मैनेजमेंट होती है। और अगर आप काबिल हैं तो आपकी अप्रोच अच्छी है तो हो सकता है कि वो उस लेवल पर आप जाने से पहले आपके पास आ जाए, तो आप उसको उस लेवल तक ना जाने दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लेवल पे चला गया है तो कम से कम फिर ये है कि उसको रोका तो जा सकता है कि वो मज़ीद उसके अंदर ख़राबियाँ ना आएँ। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अच्छा जी, अगर हम रेपर्टरी से देखें तो जॉइंट पेन में सिंथेसिस रेपर्टरी में तकरीबन जनाब टोटल अद्वियात जो हैं वो 188 हैं, 188 मेडिसिन हैं, जिनमें से जो बोल्ड ग्रेड है वो आर्निका है, आर्जेंटमेट है, ब्रायोनी है, कल्केरिया फास है, लीडम है, नक्समिक है, प्लम्बम है, पल्साटिला है, रुस्टॉक्स है। ये बोल्ड ग्रेड अद्वियात हैं। तो कम से कम एज अ डॉक्टर हमें इन अद्वियात को जो है इनकी की सिम्टम्स को, मिसाल के तौर पर आप आर्निका देखते हैं तो आर्निका के अंदर जो सबसे अहम इसकी अलामत है वो है दुखन और चोट का सा एहसास। अब ये इतना डोमिनेंट होता है कि चाहे वो इंटेरिक फीवर हो, चाहे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम, आपको पता है कि आर्निका बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये हार्ट के लिए भी, हाइपरटेंशन के लिए भी, इंजरी ट्रेमा के लिए भी और भी बहुत सारी तकलीफ़ात के लिए ये ज़बरदस्त काम करती है। वो सारी के सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी तकलीफ़ें जिनके अंदर मरीज़ को चोट और दुखन का एहसास होता है, अब ख़वाह वो जोड़ों का प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, तो इसके लिए ये जो बड़ी अहमियत की मेडिसिन है। इसी तरीके से दूसरी मेडिसिन अर्जेंटम मेटालिकम है, ये भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, साइकोटिक रेमेडी है और इसमें तकरीबन जितने भी उसके जॉइंट और इसके साथ उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इसका कार्टिलेज के ऊपर भी बड़ा अच्छा इफेक्ट है, लिगामेंट्स के ऊपर है, इसका टेंडन्स के ऊपर है। इसी तरीके से ब्रायोनिया मेडिसिन है कि इसमें आपने सिर्फ एक ही वर्ड है कि हरकत से जो होता है तकलीफ़ है और आराम करने से आराम है। कल्केरिया फास एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हड्डियों के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए। और लीडम है, ये छोटे जॉइंट में और ख़ास तौर पर ये पाँव से शुरू होती है और ऊपर की तरफ इसके प्रॉब्लम जाते हैं। एनिमल फ्लूइड्स की कमी इसके अंदर पाई जाती है और कोल्ड एप्लीकेशन से इसको सुकून महसूस होता है। पल्साटिला के अंदर भी आपको कोल्ड एप्लीकेशन से मिलता है। इसी तरीके से नक्समिक है, प्लम्बम है, पल्साटिला है, रुस्टॉक्स है कि हरकत करने से जो होते हैं वो सुकून महसूस करता है, लेटने से उसमें एग्रीवेशन आ जाता है, रेस्टलेसनेस आ जाती है। पल्साटिला भी आहिस्ता आहिस्ता चलने से जो होता है इसका पेशेंट को सुकून मिलता है, लेटने से और कोल्ड एप्लीकेशन से इसको सुकून है, गर्मी से और लेटने से इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो कहने का मकसद है कि आपके पास रेपर्टरी का एक टूल है, तो अगर आप वहाँ पे जाके आपको बोल्ड ग्रेड अद्वियात भी मिलती हैं, सेकंड ग्रेड अद्वियात भी मिलती हैं। सेकंड ग्रेड में आपको कॉल्चिकम मिल सकती है, कोलोसंत मिल सकती है और भी बहुत सारी अद्वियात हैं। यानी कि यहाँ पर रेपर्टरी हमारे पास एक बहुत ही मुनफरिद और ज़बरदस्त टूल है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम दवाओं की जो है सिलेक्शन बड़ी आसानी के एप्लीकेशन मिलता है कि अगर भाई मरीज़ को ठंडक से सुकून है। और इसमें अगर आप जॉइंट पेन को देखना चाहते हैं तो आपको चैप्टर जर्नैलिटीज़ में जाना पड़ेगा या एक्सट्रीमिटीज़ में जाना पड़ेगा। तो कोल्ड एप्लीकेशन एमेलियोरेशन में आपकी लीडम मेडिसिन है, ये लीडम बहुत अच्छी है, ग्वाइकम मेडिसिन है। इसी तरीके से अक्यूट प्रॉब्लम के अंदर और ख़ास तौर पर अगर डॉक्टर J.H. क्लार्क की रेपर्टरी की बात की जाए तो उन्होंने अक्यूट के अंदर जॉइंट पेन अक्यूट में सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल मेडिसिन को मेंशन किया है, ब्रायोनिया को। ब्रायोनिया जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है, सिनोवियल मेम्ब्रेन पर, इसका क्यूटेनियस मेम्ब्रेन पर, यानी कि ये तकरीबन सभी मेम्ब्रेन पर एक अच्छा असर रखने वाली दवा है। स्टिचिंग पेन्स इसका करैक्टर है, बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं। जोड़ों में एडिमा वाली कंडीशन अगर हो जाए
तो इसके जो प्रॉब्लम होते हैं वो तकरीबन हरकत से जो है वो ज़्यादा होते हैं और आराम करने से कम हो जाते हैं। ये इसकी एक बेसिक आप इसका की सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कह सकते हैं। तो अब इस पर आप ब्रायोनिया दे सकते हैं। इसी तरीके से यूरिन ऑफेंसिव, तो वहाँ पर आपको बेंजिक एसिड मिलेगी कि ये यूरिक एसिड डायथिसिस, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर यूरिक एसिड होने का रुझान होता है, तो यूरिक एसिड वाले पेशेंट के लिए यूरिन जो होता है उनका ऑफेंसिव होता है, बदबूदार होता है। अगर यूरिन उनको खुलकर आ जाए, सेडिमेंट का खराज हो जाए, तो फिर मरीज़ जो होता है यानी कि सुकून महसूस करता है। तो मुझे इससे एक बात याद आ गई, वो एक तुर्की का ड्रामा था, शायद राहे हक था, या मेरे जहन में उसका नाम तो नहीं है, लेकिन जो एक बात है कि देखें, बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि यार जो हमें होम्योपैथी को किस एंगल से समझना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यार आप किसी भी एंगल से समझ लें, उसकी मोडेलिटीज़ के हवाले से समझ लें, उसकी की सिम्टम्स को माइंड में रख लें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को माइंड के अंदर रख लें, या उसके माइंड सिम्टम के हवाले से अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है तो वो कहता है कि जनाब मैं लेटा रहना चाहता हूँ, तो उससे मुझे सुकून है, तो आप अगर उस पे जाके वो खामोश रहना चाहता है, वो शोर को पसंद नहीं करता है, तो वहाँ पर आप अगर रूब्रिक लेते हैं मेंटल, तो अगर वहाँ पर आप मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो भी अच्छा काम करेगी। और जैसा कि साजिद अकरम शेख साहब कहते हैं कि हमारी जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है ना, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा भरम रखा हुआ है कि अगर हमसे कहीं कमी कोताही हो भी जाती है तो वो कवर कर लेती हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम जब दवा देते हैं, मिसाल के तौर पर कि चलने फिरने से सुकून होना, तो अब देखें इस रूब्रिक के अंदर ही आपको काफ़ी अद्वियात मिलेंगी। अकेली सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक्स नहीं है, यहाँ पर आपको और भी काफ़ी अद्वियात मिलेंगी। तो कहते हैं कि जिस दवा की स्पेस होती है हमेशा वो ही उस जगह को फिल करती है, दूसरी दवा जो होती है वो उसकी जगह नहीं ले सकती है। तो उस ड्रामे में एक काजी साहब थे, उनका जो एक पोस्टिंग एक गांव में हो जाती है, तो रास्ते में उन्हें एक बुज़ुर्ग मिलते हैं। तो चलते चलते वो कहते हैं कि हमें किसी गार के अंदर पनाह ले लेनी चाहिए क्योंकि बारिश आने वाली है। तो काजी बड़ा हैरान हो, उसने कहा कि यार गैब का इल्म तो अल्लाह ताला जानता है, तो इसे कैसे पता चला है? मौसम को देखता है कि यार मौसम भी बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई बादल भी नहीं है, कोई ऐसे आसार भी नहीं मिल रहे हैं, तो इसे कैसे पता चला कि जनाब बारिश होने वाली है? तो खैर वो उधर जब बैठते हैं गार में तो बारिश शुरू हो जाती है। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो कहते हैं कि जी आपको कैसे पता चला? तो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो मुस्कुरा के कहता है कि यार असल में बात यह है कि जब भी बारिश होने वाली होती है, जब भी तूफ़ान वगैरह आता है, तो मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि जनाब अब मौसम जो है वो ख़राब होने वाला है, तो बारिश आएगी। और जब बारिश आती है तो फिर उसके बाद जो मेरे जॉइंट की पेन है वो ठीक हो जाती है। तो अब देखिए कि ये कितनी ज़बरदस्त अलामत है। अब अगर बज़ाहिर देखें तो ये एक बड़ी अब हैरानकुन बात है। तो ऐसी जो बहुत सारी बातें हैं ये हमारे अद्वियात में मिलती हैं, उनकी वो अहम अलामात हैं। तो यहाँ पर रोडोडेंड्रन मेडिसिन है, अगर आप रोडोडेंड्रन मेडिसिन को देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मौसम की तब्दीली और ख़ास तौर पर जब बारिश या बिजली की जो घनगर्ज होती है, जब बादल आते हैं, तो उनसे क्या होता है कि पेशेंट के जो प्रॉब्लम होते हैं वो एग्रावेट कर जाते हैं। और दर्दों के हवाले से कि बारिश जब हो जाती है तो फिर उसमें कमी आ जाती है या बेहतरी आ जाती है। तो रोडोडेंड्रन वहाँ पर एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो अब देखें कि अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो हम वो जो एक तुक्का लगाते हैं कि चलो जी सुबह के वक्त हमने ब्रायोनिया दे दी है, शाम को रिस्टॉक्स दे देते हैं या 2-3 मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर वो स्पेस है रोडोडेंड्रॉन की तो ब्रायोनिया रिस्टॉक्स उसको कवर नहीं करेगी। हो सकता है कि वक्ती तौर पर तो उसको ठीक कर दे, लेकिन जिसकी स्पेस है वही मेडिसिन जो है वो वर्क करती है। तो इसी तरीके से बाज़ पेशेंट में देखा गया है कि वो बार बार उनका रुझान होता है, या ऐसे पेशेंट जिनके ख़ानदान के अंदर वो प्रॉब्लम होता है, जोड़ों का प्रॉब्लम है,
तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर हमें ट्यूबर या मेड या थूजा वगैरह में से कोई अद्वियात देनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर साइकोटिक कंडीशन के लिए और गनोरिया सुप्रेस्ड वाले केसेस में तो ये बड़ा ही अच्छा वर्क करती है थूजा और मेडोरिनम। और मेडोरिनम जोड़ों की दर्दों के हवाले से एक अहम मेडिसिन है बहुत फंसे हुए केसेस में जहाँ पर ऐसी हिस्ट्री मिलती है, तो यकीन मानिए ये अकेली दवा ही बड़ा ज़बरदस्त वर्क करती है। इसी तरीके से ट्यूबर उसका बड़ा एक अच्छा क्राइटेरिया है। ड्रासिरा मेडिसिन है वो भी बड़ा अच्छा वर्क करती है। तो यानी कि अगर हमारे पास ऐसी टेंडेंसी वाले केसेस आ जाते हैं या उनके अंदर सिफिलिटिक प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं, तो फिर यहाँ पर जो ड्रासिरा है या ट्यूबर है या मर्क्यूरस टाइप मेडिसिन है और मेट टाइप मेडिसिन है, तो ये बड़ा अच्छा वर्क करती हैं। क्योंकि आज बताने का मकसद ये था कि हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनमें से रेपर्टरी एक बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है। आपकी ये सिलेक्शन को इजी करती है कि आपके पास जो पेशेंट आता है तो जब आप उसके प्रॉब्लम को पूछते हैं, ख़ास तौर पर अगर जॉइंट के हवाले से आता है तो एक्सट्रेमिटीज़ को आपको ओपन कर लेते हैं, जर्नैलिटीज़ को ओपन कर लेते हैं, तो वहाँ से आसानी से आपको वो जो रूब्रिक है वो मिल जाएगा। और फिर उसके बाद उसकी मोडेलिटीज़ के हवाले से या कम से कम के वो कुछ ऐसी कंकोमिटेंट सिम्टम मिल जाती हैं हमें जहाँ पर अद्वियात बहुत कम रह जाती हैं, तो इससे जो हमारी सिलेक्शन है बहुत ही ईजी हो जाती है। तो मैंने देखा कि जहाँ पर अकेली ब्रायोनिया जब अलामात होने के बावजूद उसने वर्क नहीं किया या रुस्टॉक ने वर्क नहीं किया, तो जब मेड या ट्यूबर की डोज़ दी गई है या थूजा की डोज़ दी गई है तो उसके बाद वो केस के अंदर काफ़ी बेहतरी आई है। और जब वो बेहतरी रुकी है तो जब जो उसकी मेडिसिन की जिसकी स्पेस थी जब उसको दी गई तो फिर वो केस के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। सिमिलीमम जब मेडिसिन होती है तो फिर मैजिक होता है, फिर वो हमें अच्छे नताइज मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये तो मेहनत के अंदर ही हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा अच्छा इसका जो है आउटपुट मिलेगा। और आम तौर पर जो अद्वियात हैं वो ब्रायोनिया रुस्टॉक्स बहुत ही अच्छी वर्क करती हैं। और जैसा कि मैंने क्लार्क की प्रैक्टिस के हवाले से लिखा है तो उन्होंने अपनी रिपर्टरी के अंदर जो एक्यूट केस के अंदर उन्होंने ब्रायोनिया मेंशन की है और अकेली मेडिसिन है और बहुत ही ये ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी तरीके से यूरिक एसिड के डायथिसिस वाले केसेड में अपीचिया, लाइकोपोडियम, बेंजिक एसिड, अर्टिका यूरेंस, सल्फ़र, सार्सप्रिला, सिपिया ये बड़ा अच्छा वर्क करती हैं। तो आज का जो लेक्चर था ये कोई टिप्स के हवाले से नहीं था कि आपको कोई मखसूस टिप्स दी जाए, बल्कि आपको एक डायरेक्शन के मतलब कहा गया है कि आपको एक डायरेक्शन दी जाए, आप किसी भी मेथड को अप्लाई करें, लेकिन कम से कम अद्वियात के क्राइटेरिया को ज़रूर टच होना चाहिए। और उसके बाद पेशेंट को आप जब सारी सिचुएशन उसको समझाएं कि भाई आपका प्रॉब्लम इस लेवल का है, आपको इतना टाइम लग सकता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जब आप पेशेंट को ये सारी चीज़ें जो होते हैं अच्छी तरीके से गाइड कर देते हैं तो फिर वो आपको टाइम देता है। जब वो हमें टाइम देता है तो फिर जो हमारी सक्सेस रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।